नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, इस लाइव के माध्यम से, इस वीडियो चर्चा के माध्यम से आप ज्योतिष की जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं और मैं एक स्टूडेंट होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते आपके साथ अपने अनुभव साझा कर रहा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सप्तम भाव है, सेवंथ हाउस, जिसको साधारणतः विवाह स्थान कहा गया है। तो आज आपके साथ रहस्य खोलेंगे कि सप्तम भाव शादी का लड्डू है या कड़वा करेला है। तो आप लोगों के अपने अनुभव मेरे कुंडली के अनुसार ग्रह स्थिति से अनुभव आपके साथ में साझा। तो इसे आप समझ लीजिए जैसे आप पिछले कई दिनों से राहु केतु की स्थिति से पितृदोष को आपने समझा है, चंद्रमा की स्थिति से आपने ये जाना है कि चंद्रमा कैसे कुंडली में कमजोर हो तो मानसिक रूप से इंसान कमजोर होता है। पिछले 2-3 दिन का जो लाइव था हमारा सूर्य के ऊपर था कि आत्मविश्वास में कैसे कमी आ जाती है अगर कुंडली में सूर्य ग्रह राहु या केतु के चंगुल में हो, शनि से पीड़ित हो। आपके जब मैं डेली कमेंट्स पढ़ता हूं या मुझे आप व्हाट्सएप पे जब कमेंट्स भेजते हैं तो आपका सबसे अधिक एक प्रश्न आता है, मैरिज बड़ी डिस्टर्ब है, पंडित जी बता दीजिए। तो उसको अभी मैंने आधार बनाया है कि अगर 75% लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं अपने अनुभव आपके साथ साझे करूंगा जो मैंने आज तक कलेक्ट किए हैं और अपनी बातचीत चलाएंगे आगे। नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लाइव में हम बात करेंगे कुंडली के उस भाव की जिस भाव के ऊपर हमारा आधा जीवन निर्भर होता है। इसीलिए हम पति या पत्नी को क्या कहते हैं, बेटर हाफ। कभी कभी वो बिटर हाफ भी हो जाता है, लेकिन हर एक के दिल में कामना यही होती है कि वो हमारे लिए बेटर हाफ हो। कुंडली का सप्तम भाव सेवंथ हाउस जो है उसे विवाह का स्थान कहा गया है। हालांकि 7वें घर से ही हमें लाइफ के पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी पता चलते हैं कि सप्तम भाव जो है वही हमारा ऐसा भाव है जो हमारे जीवन में जॉइंट वेंचर्स के बारे में जानकारी देता है। इसीलिए जो जॉइंट वेंचर हमारे घर में होता है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट वेंचर होता है, जिसे कहा गया जीवन साथी, पति या पत्नी। और आप सब ये जानते हैं कि कुंडली में 12 खाने होते हैं। एक जन्मपत्री में 12 खाने होते हैं और 12 खानों में अलग अलग रहस्य छुपे हैं। जैसे प्रथम भाव जो है वो हमारी जर्नल अपीयरेंस है, हमारा आत्मविश्वास है। दूसरा भाव जो है उसे धन स्थान कहा गया है, हमारे मुख का भी घर है, वाणी का, कुटुंब का। तीसरा भाव जो है वो हमारे पराक्रम का कहा गया है, हमारे छोटे भाई बहनों का, दोस्तों का भी होता है, हम उम्र लोगों का भी होता है। चतुर्थ भाव जो है उसे माँ का सुख कहा गया है, हाउस ऑफ कंफर्ट्स, इसीलिए वहां से भूमि, भवन, वाहन भी देखे गए हैं। पंचम भाव जो है उसे संतान का घर कहा गया है। एक्चुअली
वहीं से हम फिर एजुकेशन, शिक्षा, प्रेम संबंध, सडन गेन, लॉटरी भी देखते हैं। छठा भाव जो है उसे रिपु भाव कहा गया है, शत्रु स्थान माना गया है, जहां से हमें रोग, शत्रु, कर्जे, चिंता, परेशानियां छठे भाव से पता चलती हैं। सातवां भाव जिसकी आज बात करेंगे उसे पार्टनरशिप हाउस कहा गया है। जनरल भाषा में उसे पति या पत्नी का, जीवन साथी का विवाह स्थान कहा गया है। आठवां भाव जो बड़ा ही रहस्यमय है, अगर नकारात्मक हो जाए तो वो मृत्यु स्थान बन जाता है, और अगर सकारात्मक हो वहां पे तो वो आयु की वृद्धि कर देता है। अष्टम भाव में कई ग्रह ऐसे आ जाते हैं, जैसे शनि 8वें घर में हो तो ये लिखा है शास्त्र में, सांप के जितनी आयु होती है, 99 ईयर्स। सूर्य 8वें भाव में हो तो यमराज वहां पर आ ही नहीं पाता जब तक उसे पूर्ण प्रेशर ना हो महादेव का। बृहस्पति 8वें भाव में हो तो वो मृत्यु की हानि कर देते हैं। तो ये 8वें भाव का खेल है, किसी दिन खोलेंगे इसको। लेकिन राहु, केतु, मंगल 8वें भाव में हो तो रिस्क की लाइफ होती है, ये भी याद रखिएगा। सडन डेथ के चांस होते हैं। चंद्रमा 8वें भाव में हो, सडन डेथ के चांस होते हैं। इसको अभी आज जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि इसके पीछे और भी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। 9वां जो घर है कुंडली का उसे भाग्य स्थान कहा गया है, हमारे संस्कार कहा गया है, हमारे धर्म का घर कहा गया कि हम कितना अडिग रहते हैं। 10वां भाव जो है उसे कर्म स्थान कहा गया है, क्योंकि ये माता से बिल्कुल 7वें घर में है तो पिता का घर बन जाता है। सरकार का भी यही घर है, मालिक का, बॉस का भी यही घर है। राज दरबार का सुख यहीं से देखा जाता है। बड़े बड़े लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, या वो लोग जो पॉलिटिक्स में अपना भाग्य आजमाना चाहते हों, उनकी कुंडली का 10वां भाव भी हमें स्टडी करना पड़ता है। 11वां घर जो होता है कुंडली का उसको कहा जाता है लाभ स्थान, आय, लाभ, यश, हाउस ऑफ इनकम। और जो 12वां घर होता है कुंडली का उसे कहा गया खर्च का स्थान, व्यय हो जाना, समाप्ति हो जाना, रीजन टू डेथ वो भी है। 12वें भाव से लीगल प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, कोर्ट कचहरी, थाना, जेल यात्राएं 12वें भाव से देखी जाती हैं। हॉस्पिटलाइजेशन अगर हो जाए इंसान तो वो 12वें भाव से पता चलता है। तो इस तरह ये बिल्कुल शॉर्ट सी बातें आपको बता दी हैं, हालांकि बहुत बड़ी डेफिनेशंस है। जो जनरल लैंग्वेज है, जो जनरल भाषा है, वो आपके साथ मैंने साझा किया है। तो आज जिस भाव की बात करेंगे वो कौन सा भाव है? 7वां भाव, 7th हाउस। हालांकि जो 7वां भाव होता है वो मारक स्थानों में माना गया है। जब आयु को नापा जाता है ज्योतिष के माध्यम से, हालांकि यहां बैठकर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, निषेध है, लेकिन जब हमने डिग्रीज की, कोर्स किए, तो वो भी, उसके ऊपर भी हमारा हाथ आजमाया हमारे गुरुओं ने। दूसरा घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर, ये सब मिलकर जब इवेंट करते हैं तो प्राण पखेरु होते हैं। तो उसमें 7वां घर भी आता है, 7th हाउस भी आता है। तो ये भी एक मारक स्थान है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, पति या पत्नी, ध्यान से समझिए, पति या पत्नी 7वें घर से, तो वो कहते थे शायद ये इसलिए है क्योंकि ये पतन के कारक भी बन जाते हैं, कभी कभी पतन के कारक भी बन जाते हैं, क्योंकि 7वां भाव से पतन तो होता ही है, मारक स्थान है। तो पति पत्नी के पतन का कारक बन जाता है कभी कभी, और पत्नी पति के कारक, पतन का कारक बन जाती है। तो पतन के कारक पति पत्नी भी बन जाते हैं अगर किसी के कड़वे अनुभव हो जाएं 7वें भाव से। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेस आ जाते हैं, बहुत सारे रोज़मर्रा के जीवन में हमारे पास कुंडलियां आती हैं। और जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमें रोज़ प्रैक्टिस करवाई जाती थी ऐसी कुंडली के ऊपर, जिन कुंडलियों में 7वें भाव के ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाता था। और वहाँ से सीखा, और फिर
अपने दोस्तों मित्रों आसपास कुंडलियों में देखा, फिर प्रोफेशनल वे से जब बैठे तो जब सामने से प्रश्न आता था कि पंडित जी मेरे जीवन साथी के साथ बनती नहीं है, पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, तो बरबस ही, क्योंकि सीखा हुआ था, 7वें घर के ऊपर ही नजर जाती थी कि सप्तम भाव में देखें क्या है, सप्तम भाव में देखें कौन से ग्रह का प्रभाव है, कौन से ग्रह की दृष्टि है, सप्तम भाव का स्वामी कौन है, कहाँ पे है, कैसा फल देगा। तो ये सारा खेल सप्तम भाव से पता चल जाता था मैरिज लाइफ के बारे में। सप्तम भाव के साथ एक और भाव जुड़ा होता है, 12th हाउस, 12वां घर। ध्यान से सुन लीजिए, 12वां घर जिसको कहा गया बेड प्लेयर्स, बेडरूम, शयन सुख, निद्रा का कमरा, भोग का रंगशाला, जो राजाओं की रंगशाला होती थी जहां वे भोग करते थे बहुत बहुत अपनी नर्तकियों के साथ, रानियों के साथ, तो वो कुंडली का 12वां घर होता है। सप्तम भाव 7th हाउस और 12th हाउस, हाउस ऑफ मैरिज 7th हाउस और हाउस ऑफ बेड प्लेयर्स 12th हाउस, इन दोनों का आपस में एक संबंध होता है। कभी कभी सप्तम भाव जो है वो देखने में बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन लग रहा होता है, लेकिन मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती, क्योंकि बेड प्लेयर का घर जो है वो 12वां घर है, वो अच्छा नहीं होता। इसलिए जब भी हमें कुंडली देखनी है उसके आसपास के एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ते हैं। हालांकि जब भी आपने कोई योग देखना है, चाहे वो शादी का है, चाहे वो विवाह का है, चाहे वो नौकरी का है, चाहे औलाद का है, चाहे विदेश यात्रा का, जब भी, तो लगन को भी देखना पड़ता है। महर्षि पराशर ने कहा कि अगर लगन बली होगा तो ये सब कुछ होगा, अगर लगन बलहीन हुआ तो ये सारे सुख जाते रहेंगे। तो सबसे पहले लगन को हम देखते हैं कि इसका अपीयरेंस कैसा है। अगर विवाह का क्वेश्चन आ जाए तो सप्तम भाव को देखते हैं। अगर विवाह का सुख जो है वो, अगर किसी ने पूछ लिया, भोग का सुख जो है, बेड प्लेयर्स का, सेक्सुअल एक्टिविटीज का, तो फिर 12वां घर देखना पड़ता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कंप्रोमाइज करके रह रहे होते हैं, 7th हाउस नीट एंड क्लीन दिख रहा होता है, पर खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, इसलिए 12वें घर को भी देखना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अभी इंट्रोडक्शन में आपके साथ मैं कर रहा हूँ। आपके नीचे क्वेश्चन भी आप लिख रहे हैं कि शादी ना हो वो कैसे होता है, और सूर्य शुक्र क्या कर रहे हैं, राहु शुक्र क्या कर रहे हैं। तो अभी इसी बात को चर्चा में मैं प्रयास करूँगा लाऊं, और आप जो नीचे लिख रहे हैं वो भी मेरी सहायता ही है, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन से ही मैं अपने आंसर प्रिपेयर कर लूँगा, क्योंकि आपके मन में क्या बात है वो मुझे समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये जनरल क्वेश्चन जो आप लिखते हैं ना, तो वो इसी सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड होते हैं, तो वो भी मेरे मन में वो आंसर अपने आप फिर वो पनपने लग जाता है। तो इट्स गुड फॉर यू, थैंक्स टू यू कि आप बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हैं और जनरल क्वेश्चन लिखते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही आग्रह करूंगा आप सबको, जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, या अपने लिए पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप एस्ट्रो सर्विस है, जिसका नंबर है 9872065786। ये मैं नंबर इसलिए बार बार दोहरा देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग लिख लिख कर डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, और वैसे भी आपको मेरी कमेंट लाइन में कोई ना कोई मित्र, बंधु, भाई आपको बता ही देता है कि भैया यहाँ पे मत लिखो, नहीं तो पंडित जी ने लाइव बंद करके सोने चले जाना है। इसलिए इसको आप समझ लीजिए, पर्सनल क्वेश्चन के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। वहाँ आपको पेड और प्रोफेशनल कंसल्टेंसी मिलेगी व्हाट्सएप के माध्यम से। अदरवाइज ज्योतिष को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जितना मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा करता ही जाऊंगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि एज का रीज़न क्यों होता है, जो डिफरेंस पैदा हो जाता है, डाइवोर्स के रीज़न क्या होते हैं। ये जब हम बातें शुरू करने लगे हैं
तो इन बातों को आपके सामने धीरे धीरे मैं लाता जाऊंगा कि सप्तम भाव में ग्रह कौन सा क्या करेगा, मंगल क्या करेगा, सूर्य क्या करेगा, राहु क्या करेगा, केतु क्या करेगा, इन सब बातों को धीरे धीरे इसी सब्जेक्ट के माध्यम से हम आगे आगे ले जाते जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जब भी आपको अपने बारे में या अपने बच्चों के बारे में या अपने बच्चों के बारे में विवाह का ख्याल आए या अपनी मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस आए, ध्यान से समझ लीजिए, या अपनी चलती हुई मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस आ जाए, या हम जब सोचें कि हम अब अपने बच्चों की शादी करनी है हमें, तो हमें क्या देखना है? 7th हाउस, 7th लॉर्ड, और वो ग्रह जो 7th हाउस में होता है, समझ लीजिए, दोबारा बता देता हूं, 7वें घर की तरफ हमें देखना है, सप्तमेश की तरफ भी देखना है कि 7वें घर का स्वामी कौन सा ग्रह है, और वो ग्रह भी देखना है कि जो 7वें घर में स्थित होता है। इसलिए ये सबसे पहली, जिसको आसान भाषा में, जैसे हम कहते हैं ना ज्योतिष की नर्सरी, वैसे जो बातें मैं आपसे करता हूं वो ज्योतिष की नर्सरी ही है। ये कोई बहुत ऊंची ज्योतिष की बातें नहीं करता, मैं बिल्कुल आम बातें करता हूं, बिल्कुल साधारण बातें, जो हमारा पहला स्टेप होता है, वही आपके साथ आज तक सारे एपिसोड्स में मैं बताता हुआ आ रहा हूं, क्योंकि अगर गूढ़ बातें करने लग जाएंगे तो आपके ऊपर से निकलेंगी। तो ये ज्योतिष की नर्सरी KG फर्स्ट ही है अभी, और इन्हीं को अगर आपने सीख लिया, इन्हीं को समझ लिया, तो आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं। अपने बच्चों की शादियां करने से पहले उनकी कुंडली में देख सकते हैं, झांक सकते हैं, जान सकते हैं उनके आने वाले सुख और दुख के विषय में। तो 7th हाउस का जो स्वामी ग्रह होता है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। 7th हाउस में कौन सा ग्रह बैठ गया उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, और कई लोगों की कुंडलियों में 7वां घर खाली भी हो सकता है, 7th हाउस खाली भी हो सकता है, तो भी विवाह के ऊपर प्रभाव कैसे आता है कि 7वें घर का स्वामी किस घर में बैठा हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये जब किसी का 7वां घर बिल्कुल खाली हो तो उसे फिर क्या देखना पड़ेगा कि हमारे 7th हाउस का लॉर्ड जो ग्रह है, जैसे साधारण भाषा में समझा देता हूं, जो प्रथम लगन मेष लगन है, उनके 7वें घर में राशि आएगी शुक्र की, तुला राशि, उनका लॉर्ड शुक्र बना। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली में सप्तम भाव खाली है, ठीक है, तो वो कहेंगे मैं अपने जीवन साथी के विषय में या लाइफ के विषय में या मैरिज लाइफ के विषय में कैसे जानकारी लूं, मेरी तो कुंडली में सप्तम भाव ही खाली है। तो उसका तरीका ये है कि आपको सप्तम भाव का स्वामी कौन है ये पता होना चाहिए। ये भी मैं आपको मेष से लेकर मीन लगन तक बताऊंगा। उदाहरण के तौर पे मैं मेष लगन से ही शुरू करता हूं कि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बना मेष लगन वालों का। सप्तम भाव में कोई नहीं है, ना राहु है, ना मंगल है, ना शनि है, ना सूर्य है, ना केतु है। तो आपको कैसे जानकारी मिलेगी? आपको जानकारी मिलेगी कि सप्तम भाव का लॉर्ड कौन है। आपके लगन के हिसाब से अलग अलग बनेगा, मेष के लिए अलग है, वृष के लिए अलग है, मिथुन के लिए अलग है। तो जैसे शुक्र बना आपका 7th लॉर्ड मेष लगन वालों का, वहां शुक्र की स्थिति देख लीजिए किस घर में चली गई है। अगर तो शुक्र मित्र राशि में, मित्र भाव में चला गया, तो वो ये इंडिकेट कर देता है कि मैरिज लाइफ जो है वो सुखी रहेगी, विवाह का जो जीवन है वो सुखी रहेगा। भैया मैं सबको धीरे धीरे बताऊंगा। ये सचिन मल्होत्रा है, कोई अपना लगन लिख दिया कन्या, फिर नीचे लिख रहे प्लीज टेल। बी पॉजिटिव भी मैं ही करता हूं, फिर ध्यान रखिएगा। अगर ज्योतिष से जुड़कर रखना है तो मैंने तो सबको बताना ही है। ये जो अगर प्लीज टेल वाला बात आएगा तो बी पॉजिटिव, ब्लॉक द पर्सन होता है हमारी तरफ से, ध्यान रखिएगा। ये जो जल्दबाजी वाले लोग हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो फ़ोन नहीं उठाता किसी का, कोई मुझे व्हाट्सएप कर दे तो मैं उसको 2 दिन बाद रिप्लाई करता हूँ। अगर आपने बी पॉजिटिव होना है तो अभी बताइए, यहाँ से बटन दबा देता हूँ सचिन साहब। तो ये या तो जुड़ जाइए, या अगर इतनी जल्दी पड़ी हुई है तो व्हाट्सएप में घुस जाइए। इतना क्या है, डरते क्यों हैं?
डिस्टर्ब मत कीजिए, मजा खराब हो जाता है बोलने का। बी पॉजिटिव अगर होना है तो साथ में लिख दीजिए बी पॉजिटिव, ब्लॉक द पर्सन। एक छोटी सी बात है हमारे लिए, हमें, मैंने कौन सा आपसे कोई पैसा मांग रहा हूं, समझे। तो सप्तम भाव अगर खाली हो तो हमें सप्तमेश कहां पे है ये देखना पड़ेगा। सप्तमेश अगर शत्रु राशि में हो किसी का भी, वो मैं आपको सबको बता दूंगा आपके कौन कौन से सप्तमेश हैं। वैसे कईयों को तो नॉलेज भी है, अब इतना तो सीख ही गए हैं आप लोग, लेकिन फिर भी क्योंकि टॉपिक ही 7th का है तो आपके साथ बात करते जाएंगे, घबराइए मत। सप्तम भाव का स्वामी जो विवाह का स्वामी होता है, अगर वो 6, 8, 12 में चला गया, क्योंकि 6वां घर क्या है, शत्रु स्थान, 8वां घर क्या है, मृत्यु स्थान, 12वां घर क्या है, हानि का स्थान। अगर 7th लॉर्ड 6, 8, 12 में चला गया तो पहली निशानी है, ये समझ लीजिए कि आपको जीवन साथी से परेशानियां, दुख, चिंता, कलह क्लेश रहेगा। अगर सप्तम भाव का स्वामी शुभ राशि में चला गया, मित्र भाव में चला गया, तो वो पहली निशानी है, हम देखकर कह देते हैं कि हां इस बच्चे की शादी सुखमयी रहेगी, इस बच्चे की शादी सुखमयी रहेगी, ये पहली निशानी है। इसलिए इसको समझिए, सीखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी करनी है तो 9872065786 में घुस जाइए, आपको वहां सब कुछ मिल जाएगा जल्दी से। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे वहां भी कोई जल्दी नहीं है, मुझे यहां भी कोई जल्दी नहीं है, मुझे वहां भी कोई जल्दी नहीं है। मुझे 20-22 साल हो गया यही कुछ करते हुए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरे बाहर क्लाइंट्स बैठ के वेटिंग में शोर मचा रहे होते हैं, मैं एक क्लाइंट को 2 घंटे भी लगा देता हूं। एक साहब ने पूछा आप फोन पे कितनी देर बात करेंगे, मैंने लिख दिया सफिशिएंट। वो कहता कितना सफिशिएंट, मैंने उसको आज तक जवाब नहीं दिया। मुझे पता है ये बंदा मेरे साथ मैच नहीं कर रहा, उसको मैं लिख सकता हूं मेरे साथ चाहे 2 घंटे बात करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने उसको आंसर ही नहीं किया क्योंकि वो मेरी टेलीपैथी में नहीं आ रहा। अगर आप मुझे यहां से देख कर नहीं समझ पा रहे तो समझ लीजिए फिर कोई फायदा नहीं है मेरे साथ जुड़ने का। मेरे गुरुजी थे जो, वो कहते थे कि जब हम संत के, महात्मा के, ब्राह्मण के, ज्योतिषी के वेटिंग में बैठकर अंदर से तिल मिला रहे होते हैं तो भी हमारा ग्रह ठीक हो रहा होता है, क्योंकि वो उसकी तपस्या का फल मिल रहा होता है, जो उसने पता नहीं कहां कहां से किसके पैर पकड़ पकड़ कर सीखा होगा, किस किस को गुरु बनाकर ज्योतिष सीखा होगा, कहां कहां जा जाकर कहां कहां पर बैठ बैठ कर 4-4 दिन, 5-5 दिन परीक्षाएं दी होंगी पहले कि मैंने सीखना है आपसे। वो सारा फल जब आप वेटिंग में होते हैं तो आपको मिल रहा होता है। आपको ये पता ही नहीं है ये बातें, आपको जल्दीबाजी है बस, समझ गए। तो ये बहुत ही प्यारा विषय है, बड़ा ही रोचक विषय है, बड़ा ही शानदार विषय है, इसे समझ लेना चाहिए। ये अकेले आपकी कुंडली नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में हो सकता है खराब हो कोई ग्रह, आपके बच्चों की कुंडलियों में काम आ जाएगा, आपके निकट बंधु आपसे कोई काउंसलिंग लेने आ जाए। अभी सरीन भैया मुझे सुन रहे हैं, उनके पास रोज समाज सेवक आदमी है, उनके पास रोज ऐसे परेशान लोग आते होंगे, है ना। कोई शादी से परेशान आ जाएगा, वो कहेगा लिया तेरी कुंडली देखा, 7th हाउस देख दें, समझ गए। अब ये सीखने की चीज है, मेरी कुंडली में ये घुसा हुआ है भैया, तो उसके लिए व्हाट्सएप है, फॉलो। तो इसलिए ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है कि जब भी हमने सुख देखना होता है विवाह का, तो हम देखते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी अच्छी जगह पे है, अच्छी राशि में है, मित्र के घर में है। अगर है तो समझ लीजिए जीवन जो है वो सुखी रहेगा। अगर उस सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो ज्यादा सुखी रहेगा। सप्तम भाव में, अब मैं बता दूंगा आपको धीरे धीरे, चंद्रमा आ जाए सबसे ज्यादा कलहकारी होता है, सूर्य मंगल आ जाए तो वो बेड़ा गर्क कर देते हैं जीवन का। मंगल को तो मांगलिक बोल दिया गया है। शनि आ जाए तो घर में तमाशे होते हैं, राहु केतु आ जाए तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा आप लोग नॉलेज है आपको राहु केतु की। सप्तम भाव तो खाली छोड़ दे भगवान, ये बढ़िया है। सप्तम लॉर्ड देख लो फिर कहां चला गया, वो बड़ा आसान है।
इसलिए इसको समझते जाइए, जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा ये सीखने वाली चीज़ है। ये नहीं है मेरी कुंडली में क्या है, ये सबकी कुंडली है। आप सारे परिवार की कुंडली देख लेंगे जब मैं आपको बताऊंगा। मेष से लेकर मीन लगन तक ये वाला ग्रह देखना है आपको, अभी बता दूंगा आपको। तो 7th हाउस जो है वो अगर खाली हो तो बढ़िया होता है। सबसे पहला टिप तो ये नोट कर लीजिए, उसमें कोई भी ग्रह चला गया ना, उसकी अपनी एक नेचर होती है ग्रह की, और उस नेचर के हिसाब से वो फल देता है फिर वो। तो क्योंकि आप सब लोगों को बड़ी जल्दबाजी है, तो आइए मैं सबसे पहले इन्हीं बातों के ऊपर आ जाता हूं, ठीक है। इन्हीं बातों को समझा देता हूं आपको। जब भी बेटी की शादी करनी है, कन्या की शादी करनी है, या बच्ची की कुंडली मेरे पास आती है, उसके जब विवाह का कारक ग्रह देखा जाता है तो वो जुपिटर देखा जाता है, बृहस्पति। सबसे पहले ये नोट कर लीजिए। जब भी बेटे की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, या हमारे पास कोई लड़के की कुंडली आ जाती है, वो कहता है पंडित जी मेरी उम्र हो गई है 32 साल, मेरी शादी नहीं हो पा रही, देखिए जरा, तो उसका कारक तत्व होता है शुक्र। अभी ना 7वें घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लड़की की शादी में अड़चन आ रही हो तो बृहस्पति को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कन्या की कुंडली में पति का कारक गुरु ग्रह होता है, बृहस्पति होता है। लड़के की कुंडली हो, अगर बॉय की, मेल पर्सन की कुंडली हो, उसकी शादी में अड़चन आ रही हो या शादी सुख में ना हो, तो उसका कारक तत्व होता है शुक्र। इन्हें नोट कर लीजिए इन दो बातों को। अभी 7th हाउस की तो बात ही नहीं होगी, बहुत दूर है 7th हाउस तो। अगर लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह वैसे ही खराब हुआ, मान लीजिए 6, 8, 12 में है, राहु केतु से पीड़ित है, सूर्य से अस्त है, मंगल से वो वासनात्मक भोगी हुआ पड़ा है, तो वो एक अड़चन वाली कुंडली होती है। लड़के की कुंडली में शुक्र, वो सीधा विवाह के ऊपर बैड इफेक्ट करता है, क्योंकि विवाह से पहले तो जो मर्जी करवा सकता है वो, लेकिन विवाह एक शास्त्रीय इवेंट है। सबसे प्रथम विवाह शंकर और पार्वती जी का हुआ था, वो हमारे शास्त्र में छप गया। वो छपा तो उसका मुहूर्त छप गया, वो छपा हमारे शास्त्र में, शिव पुराण में, तो उसका महत्व छप गया। समझे? विवाह भगवान भोलेनाथ का सर्वप्रथम हमारे शिव पुराण में एक इवेंट लिखा हुआ है। हालांकि उससे पहले भी हुए हैं, जो उनके माता पिता रहे होंगे, उनकी पत्नियों की, उनकी भी तो शादियां हुई हैं, लेकिन हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो उस विवाह को हम, जब भी आप देखेंगे ना किसी की मैरिज का कार्ड, तो वहां पर भी शंकर पार्वती ऐसे जयमाला लिए खड़े होते हैं। पुराने जमाने में सेहरा गाया जाता था, आजकल तो यूथ को तो पता भी नहीं होगा सेहरा गाना क्या होता है। पुराने जमाने में सेहरा गाया जाता था और उसको कैलेंडर की तरह छाप के आए हुए बरातियों को दिया भी जाता था। और सेहरा कोई परिवार का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पर्सन, सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है पता है आपको? जीजा और फुफ्फड़, जो शादी में हमेशा टी करते हैं, उनको बोल दिया जाता था अगर आपने गाना तो आप गा लो, है ना। लड़की का जो मामा जी होते थे वो शिक्षा गाते थे डोली के समय। बहुत लोगों, अब यूथ को नहीं पता होगा ये बातें। तो जो सेहरा गाया जाता था उसे छपाया भी जाता था, और जब सेहरा छपता था उसके ऊपर भी शंकर जी और पार्वती की फोटो छपती थी, क्योंकि वो हमारे शास्त्र का एक प्रूफ है, साक्ष्य है कि जब भगवान ने विवाह किया है तो हम जो हैं, उनके जो पीछे चलने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, जो भक्त हैं, उनकी कुंडली, उनका जीवन, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी विवाह का एक स्थान है। इसलिए हाँ, अब आपके मिल रहे हैं ना आंसर के, हाँ अभी सेहरा गाया जाता था, सही है। शिक्षा भी गाई जाती थी, डोली के टाइम पे शिक्षा बेटी को बताई जाती थी, और जब सेहरा गाया जाता था लड़के वालों की तरफ से। बड़े आनंदमय हमारे इवेंट हैं। हमारा इवेंट तो एक ही मशहूर हुआ है बस, कौन सा? रिबन काटो, धक्के मारो, अश्लील बातें करो, गंदी हरकतें करो, जूते ले लो, पैसे दे दो, ये इवेंट में शुरू हुआ है। ये जो बेसिक इवेंट हैं ये भूलते हुए जा रहे हैं हम। बेसिक इवेंट मत भूलिए, ये जूते दे दो, पैसे ले लो तो चलेगा, समझे। वो रिबन वाली जो हरकतें करते हैं उसको छोड़ना चाहिए। वो बहुत ही एक
प्यारा मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट में मैं देखता हूँ कई जगह पर ऐसी हरकतें हो रही होती हैं कि मैं वहाँ से थोड़ा पीछे हट के खड़ा हो जाता हूँ। तो ये भी बड़ा ही हमारे समाज का एक घिनौना रूप भी है। ठीक है, ये बातें भी आप सुनते जाइएगा, इसको भी आप समझते जाइएगा। ये सप्तम भाव की बात कर रहे हैं। इन शिक्षा देना, शिक्षा देना, कौन देता है आजकल शिक्षा? मेरे को तो लगता नहीं है, क्योंकि जाते ही अगले दिन कुछ और शुरू हो जाता है। समझ गए? तो ये चीज़ें हमें बड़े ध्यान से सोचनी पड़ेंगी। हाँ, ये बीच में ना एक 4 स्माइली आए हैं। पता किसके आए हैं? नीनू राणा के, मेरी साली साहिबा के। उसको याद आ गया कि जब वो मेरे लिए रिबन बांध के खड़ी थी तो उसको क्या क्या उसके साथ हरकतें हुई थी। उसका तो हाथ ही कट गया था कैंची के साथ। ये बीच में नीनू राणा है, इसको सारे ऐसे थम्सअप कर दो नीनू राणा को, इसको मेरी शादी याद आ गई होगी। तो देखो, मैं तो ओपनली बात करता हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। अगर मेरे उस दिन सेहरा ना बंधा होता तो मैं छोड़ के चला जाता कि क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त लोग, है ना। तो चलो, फिर भी मजबूरी है, करनी पड़ती है। तो 7th लॉर्ड, 7th हाउस, 7वें घर का स्वामी, इन्हें हमें बहुत जरूरी है देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, है ना, इनका क्या रोल होता है जीवन में, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यही लगेगा। सूर्य और मंगल दोनों गर्म ग्रह हैं। सूर्य और मंगल दोनों गर्म ग्रह हैं, गर्मी पैदा करते हैं, हीट पैदा करते हैं। अगर 7वें घर में सूर्य हो तो 7वें घर में मंगल हो तो वैवाहिक जीवन में गर्मी रहेगी, हीट रहेगी, याद रख लीजिए। इसीलिए मंगल को तो 7वें घर में मांगलिक ही कह दिया है। ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे की कुंडली हमारे हाथ में है, कन्या की है या वर की है, दोनों में एक जैसा योग मिल जाएगा। मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली के 7वें घर में सूर्य है या 7वें घर में मंगल है, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि आफ्टर मैरिज कहीं ना कहीं मीन में एक तू तड़ाक होती ही रहेगी, क्योंकि दोनों कलहकारी ग्रह हैं ये सूर्य मंगल, हीट है, ये गर्मी पैदा करते हैं। 7वें घर में बुध हो या शुक्र हो, 2 ग्रह बुध या शुक्र, दोनों नरमी पैदा करते हैं, याद रख लीजिए। दोनों स्नेह पैदा कर देते हैं। शुक्र का तो अपना एक रूप है 7वें घर में। बुध हो, उसे युवा कहा गया है। 7वें घर का स्वामी बुध हो, सप्तम भाव में बुध हो, उसके ऊपर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो, तो युवा अवस्था में भी शादी हो जाती है और अपने से युवा के साथ भी शादी हो जाती है। मान लीजिए कन्या की कुंडली है तो अपने से युवा, यानी कि आयु से चाहे 2-4 साल छोटा, चाहे 1 साल, चाहे 2 दिन छोटा, तो बुध को कुमार ग्रह कहा गया है। तो सप्तम भाव में बुध का प्रभाव आ जाए तो वो भी अच्छा स्नेह संबंध पैदा करता है। शुक्र भी अच्छा स्नेह संबंध पैदा करता है। 7वें घर में अगर शनि देव जी हों, शनि, और कुंडली में ऐसी राशि में हो जहां वे प्रसन्न नहीं होते, तो सप्तम भाव में शनि हो तो मैरिज लाइफ में कठोरता रहती है, कठोरता। अभी किसी ने पूछा था एज डिफरेंस, बुध हो तो आयु से छोटा पति भी मिल सकता है, तो जिंदगी बड़ी कामयाब होती है, क्योंकि ग्रह की बात मान ली गई। अगर 7वें घर में शनि हो तो पत्नी की आयु बड़ी हो सकती है, पत्नी की आयु बड़ी हो सकती है, क्योंकि शनि को वयोवृद्ध भी माना गया है। लेकिन शनि सप्तम भाव में कठोरता पैदा करता है। कब पैदा करेगा? जब ये एज डिफरेंस जो है वो शनि की मर्जी का नहीं होगा। या तो 4, 5, 6 साल का गैप हो हस्बैंड वाइफ में तो कोई कठोरता नहीं रहेगी, या पत्नी की आयु 2, 4, 5, 10 दिन चाहे 2 साल बड़ी हो जाए तो शनि महाराज शांत हो जाते हैं कि मेरी बात तुमने मान ली, चलो छोड़ दिया। अगर ऐसा ना हो सके तो भैया शनि भी सप्तम भाव में बैठकर शादी के संबंध को खराब कर देते हैं।
अब आइए सप्तम भाव में बृहस्पति हो, जुपिटर हो, गुरु ग्रह हो, जिसे ज्ञान का, विद्या का ग्रह कहा गया है, जिसे ज्ञानी कहा गया है। सबसे ज्यादा मेरे आज तक के कैरियर में एस्ट्रोलॉजी के अगर मैंने जिंदगियां खराब होते हुए देखी हैं तो गुरु 7वें घर में खराब होते हुए देखी हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें हैरान हो जाते हैं। फिर बृहस्पति के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जैसे तपस्वी साधुओं के अंदर होते हैं, जैसे किसी बड़े पीएचडी प्रोफेसर के अंदर होते हैं, बड़े किसी ज्ञानवान के अंदर होते हैं। तो वो जो उसका ज्ञान है, जो उसकी पीएचडी है, जो उसका तपोबल है, उसके अंदर ईगो होती, अहंकार होता है। तो बृहस्पति सप्तम स्थान में इगोइस्टिक हस्बैंड मिल जाता है। वो अपने नियम, अपने कायदे वही थोपता रहता है, वही बताता रहता है। तो 7th हाउस का जुपिटर, मेरे जो अपना अनुभव है, जो मैंने इतनी कुंडलियां देख दी, बहुत डाटा इकट्ठा किया, क्योंकि जब ज्योतिष को समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, तो वो कहते थे सभ्यपति, सभ्यपति, विद्वान पति। और जब जीवन में हमने देखा लोगों की कुंडलियों में, हजारों कुंडलियों में, खासकर कन्या की कुंडलियों में, तो पति बिल्कुल उल्टा। तो जुपिटर बड़ा खतरनाक ग्रह है भाई शादी के लिए, ये भी आप नोट कर लीजिए। ये आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आपकी बेटियां, बच्चियां, बेटों की अभी शादियां होनी है, शादियां, तो उनके काम आने वाली हैं ये बातें।